नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्लेटो के पॉलिटिकल फिलॉसफी की। एक ऐसा टॉपिक जो यूजीसी नेट के लिहाज से भाई बहुत ही जरूरी है। कोशिश करेंगे कि इस थोड़े मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान बना दिया जाए। तो सबसे पहले एक सवाल पर सोचते हैं। एक आइडियल स्टेट मतलब एक आदर्श राज्य आखिर होता कैसा है? कैसा दिखना चाहिए उसे? पता है, यही वो एक सवाल था जिसने प्लेटो की पूरी पॉलिटिकल थिंकिंग को एक दिशा दी। उनके जितने भी सिद्धांत हैं ना, वो सब इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। तो फिर शुरुआत भी वहीं से करते हैं जहां से इन विचारों का जन्म हुआ, यानी प्लेटो से और उनके समय से। देखिए, प्लेटो का जन्म एथेंस में उस वक्त हुआ था जब वहां पॉलिटिकल उथल-पुथल मची हुई थी। लेकिन उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, वो था उनके गुरु सुकरात की मौत। उन्हें लोकतंत्र के नाम पर ही मौत की सजा दे दी गई। इस एक अन्याय भरी घटना ने ना प्लेटो को अंदर तक हिला दिया। और बस यहीं से उन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य की खोज शुरू की जहां सिर्फ और सिर्फ न्याय और तर्क का शासन हो। तो अब सवाल ये उठता है कि प्लेटो का ये जो आदर्श राज्य था, इसका आधार क्या था, इसकी नींव क्या थी? इसका जवाब मिलता है उनके न्याय के सिद्धांत में। चलिए समझते हैं कि प्लेटो के लिए जस्टिस यानी न्याय का असल मतलब था क्या। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम आज लीगल जस्टिस को समझते हैं। उनके लिए न्याय का मतलब था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। मतलब समाज में हर इंसान को बस वही एक काम करना चाहिए जिसके लिए उसका नेचर, उसकी प्रकृति सबसे बेस्ट है। और हाँ, दूसरों के काम में बिल्कुल भी दखल नहीं देना। इसी से प्लेटो मानते थे समाज में हार्मनी यानी सामंजस्य बना रहता है। और इस सिद्धांत को ना ये टेबल बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, प्लेटो ने इंसान की आत्मा के 3 हिस्से माने: विवेक यानी रीजन, साहस यानी स्पिरिट और इच्छा यानी एपेटाइट। और ठीक इसी तरह उन्होंने राज्य को भी 3 क्लास में बांटा। विवेक को रिप्रेजेंट करता है शासक वर्ग, जिनके पास ज्ञान है। साहस को रिप्रेजेंट करता है सैनिक वर्ग, जिनमें शौर्य है। और इच्छा को रिप्रेजेंट करता है उत्पादक वर्ग, जो संयम से काम करता है। जब ये तीनों अपना अपना काम करते हैं ना, तभी एक न्यायपूर्ण राज्य बनता है। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से देख लीजिए। तो ठीक है, राज्य बन गया, न्याय स्थापित हो गया, पर इस पर शासन कौन करेगा? प्लेटो का जवाब एकदम साफ था: दार्शनिक राजा, यानी फिलोसोफर किंग। प्लेटो ने अपनी सबसे मशहूर किताब द रिपब्लिक में लिखा भी है, और ये बहुत ही पावरफुल लाइन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या इस दुनिया के राजा और राजकुमारों में दर्शन की भावना और शक्ति नहीं आ जाती, तब तक शहरों को अपनी बुराइयों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। मतलब सीधा सा है, पावर और विजडम, शक्ति और ज्ञान का मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इस फिलोसोफर किंग के पास ऐसा क्या खास ज्ञान है भाई? यहीं पर प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म्स यानी विचारों का सिद्धांत सामने आता है। प्लेटो का मानना था कि ये जो दुनिया हमें दिखती है ना, ये असली नहीं है। असली सच्चाई, अल्टीमेट रियलिटी तो विचारों की दुनिया में है, जिसे वो फॉर्म्स कहते थे। तो फिलोसोफर किंग वो इंसान है जिसे इन फॉर्म्स का, इन शुद्ध विचारों का ज्ञान है, और यही ज्ञान उसे शासन करने के लिए सबसे काबिल बनाता है। और हाँ, कोई भी ऐरा गैरा फिलोसोफर किंग नहीं बन सकता। इसके लिए एक बहुत ही लंबी और मुश्किल पढ़ाई से गुजरना पड़ता था। सोचिए, बचपन में संगीत और कसरत, फिर 18 से 20 साल तक मिलिट्री ट्रेनिंग, फिर अगले 10 साल तक साइंस और मैथ्स की पढ़ाई, फिर 30 से 35 की उम्र में जाके दर्शन शास्त्र। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद 15 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना होता था। तब जाकर 50 साल की उम्र में कोई इस पद के लायक बनता था। मतलब प्लेटो ने इस पोजीशन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन बना दिया था। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये जो फिलोसोफर किंग है, वो जिस समाज पर राज करेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, राज्य 3 क्लास में बटा हुआ है। सबसे ऊपर हैं रूलर्स यानी शासक, जो अपने विवेक से, अपने रीजन से शासन करते हैं। उनके बाद आते हैं सैनिक, जो अपने साहस से राज्य की रक्षा करते हैं। और आखिर में है सबसे बड़ी क्लास, प्रोड्यूसर्स की, यानी किसान, कारीगर, जो अपनी इच्छाओं के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। हर क्लास का अपना तय काम है, और बस यही प्लेटो के लिए न्याय है। अब आते हैं प्लेटो के सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया पर, उनका कम्युनिज्म का सिद्धांत।
लेकिन एक बात यहाँ बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कम्युनिज्म सिर्फ ऊपर की दो क्लास यानी रूलर्स और सोल्जर्स के लिए था। इन्हें न तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत थी और न ही अपना परिवार बनाने की। सवाल है ऐसा क्यों? प्लेटो का तर्क था कि ऐसा करने से वो करप्शन, लालच और भाई भतीजावाद से दूर रहेंगे। उनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए होगी। देखिए, कोई भी फिलोसोफर आलोचना से ऊपर नहीं होता, और यूजीसी नेट में जो मुश्किल सवाल आते हैं ना, उनके लिए प्लेटो के क्रिटिसिज्म को समझना बहुत जरूरी है। एक मजेदार बात यह है कि प्लेटो खुद ये मानते थे कि उनका आइडियल स्टेट भी हमेशा के लिए नहीं टिकेगा। उनका मानना था कि इसका भी पतन होगा, वो भी कुछ स्टेजेस में। पहले आएगी डेमोक्रेसी, जहां सम्मान का राज होगा, फिर ओलिगार्की, जहां अमीरों का राज होगा, फिर आएगी डेमोक्रेसी, जहां भीड़ का राज होगा, और आखिर में सबसे बुरा रूप, टिरनी, यानी एक तानाशाह का राज। इससे ये साफ पता चलता है कि उन्हें बाकी गवर्नमेंट सिस्टम पर कितना कम भरोसा था। तो प्लेटो की आलोचना किस किस बात पर होती है? पहला, कि उनका आइडियल स्टेट यूटोपियन है, मतलब बस एक कल्पना है जिसे असलियत में पाना नामुमकिन है। दूसरा, ये एंटी डेमोक्रेटिक है क्योंकि ये आम लोगों के शासन को पूरी तरह नकारता है। कार्ल पॉपर जैसे क्रिटिक्स ने तो यहाँ तक कहा कि ये टोटलिटेरियनिज्म यानी सर्वसत्तावाद का पहला रूप है, जहाँ स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए इंडिविजुअल फ्रीडम को कुर्बान कर दिया जाता है। और एक और बड़ी आलोचना ये है कि उन्होंने प्रोड्यूसर क्लास को तो पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, चलिए उसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए टेस्ट करते हैं। ये सवाल बिल्कुल यूजीसी नेट के पैटर्न पर ही है। पहला सवाल स्क्रीन पर है, प्लेटो के अनुसार राज्य का कौन सा वर्ग मानव आत्मा के साहस वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस है ए शासक, बी उत्पादक, सी सैनिक या डी कारीगर। जरा सोचिए, क्या होगा इसका जवाब? जी हाँ, सही जवाब है सी सैनिक। याद है वो टेबल? हमने देखा था कि सैनिक वर्ग आत्मा के साहस वाले तत्व और शौर्य वाले गुण से जुड़ा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्लेटो का जो कम्युनिज्म का सिद्धांत था, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली छोड़ने की बात थी, वो किन क्लास पर लागू होता था? ए सभी पर, बी सिर्फ प्रोड्यूसर क्लास पर, सी गार्डियन क्लास यानी रूलर्स और सोल्जर्स दोनों पर, या डी सिर्फ रूलर्स पर? इसका सही जवाब है सी गार्डियन क्लास पर, यानी शासक और सैनिक दोनों पर। जैसा हमने डिस्कस किया था, प्लेटो को लगता था कि करप्शन रोकने और स्टेट के प्रति पूरी लॉयल्टी बनाए रखने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। और ये रहा तीसरा सवाल, किस विचारक ने प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी को एक क्लोज सोसाइटी और टोटलिटेरियनिज्म का ब्लूप्रिंट कहकर क्रिटिसाइज किया था? ऑप्शन है ए अरस्तु, बी मैकियावेली, सी सुकरात या डी कार्ल पॉपर। बिल्कुल सही जवाब है डी कार्ल पॉपर। इनकी एक बहुत मशहूर किताब है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, जिसमें उन्होंने प्लेटो के आइडियाज की जोरदार आलोचना की और उन्हें आज़ादी और लोकतंत्र का दुश्मन बताया। ये नाम एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, प्लेटो के जो विचार हैं, जैसे न्याय क्या है, एक आइडियल लीडर कैसा होना चाहिए, स्टेट का रोल क्या है, क्या ये सारे विचार आज की दुनिया में भी कोई मायने रखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।